गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 सेनापति का दूसरा, तीसरा व चौथा पद पढ़ेंगे। एक पद व कवि परिचय हमने पिछले लेसन में किया था, तो दूसरा पद मैं समझाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुने। देखें छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तीन तरबर सबही को रूप हर्यो है। महाझर लागे ज्योति भादव की होत चली, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनि तरे नदी सुख पावे सब, सिरी घन छाह चाही बोई चिति धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है। क्षिति से तात्पर्य पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, तीन से तात्पर्य है घास, तरबर यानी वृक्ष, झर यानी वर्षा की झड़ी, भादव भादों का महीना, जलद यानी तपती हुई वायु, बादल, सेक से तात्पर्य सुखदायी स्पर्श, दारुण यानी कष्टदायक, तरनी नाव का पर्याय है, घन छाह, घन यानी बादल और छाह यानी छाया, यानी कि बादलों की छाया, विषम यानी भयानक और सम से तात्पर्य है समान। तो प्रस्तुत छंद, प्रस्तुत कवित सेनापति की पाठ्य पुस्तक से संकलित कवि सेनापति के छंद से लिया गया है, और इस छंद में कवि के द्वारा ग्रीष्म ऋतु को अपनी कल्पना और अपने काव्य कौशल से वर्षा का रूप दे दिया है, वर्षा ऋतु का रूप दे दिया है। तो दो पक्ष में हम इसका वर्णन करेंगे, ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में और वर्षा ऋतु के पक्ष में, दोनों ही पक्षों में इसका वर्णन हम करेंगे। ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में भयंकर गर्मी के कारण धरती और आकाश चारों ओर दूर दूर तक जलते हुए से दिखाई दे रहे हैं। भीषण गर्मी ने घास और वृक्षों को भी झुलसा कर उनका रूप नष्ट कर दिया है। सूर्य की प्रचंड किरणों से शरीर को अग्नि का ताप पीड़ित कर रहा है और चारों ओर मानो वन में आग लगी हुई है। तपती हुई वायु से शरीर की सिकाई हो रही है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, यानी कि जो तपती हुई वायु है उसके कारण मानो शरीर की सिकाई सी हो रही है। भयंकर रूप से तप रहे सूर्य के नीचे लोग नदियों में ही सुख पा रहे हैं, यानी कि दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। जब इतनी भयंकर गर्मी चारों तरफ व्याप्त है तो नदी में बैठने से ही सभी को सुख की अनुभूति हो रही है। सिरी घन छाह चाही बोई चित झर्यो है। घन छाह यानी बादलों की जो शीतल छाया है वह सबको अच्छा या मन को अच्छा लगता है। थोड़े से बादल आए और जैसे ही उस बादलों की घन की छाया चारों तरफ व्याप्त हुई, वैसे मन को प्रफुल्लित करती है, हर्षित करती है। कवि सेनापति कहते हैं कि उनकी कविता रचने की चतुराई को सभी कविता प्रेमी देखें। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है, यानी कि उन्होंने क्या किया, भयंकर ग्रीष्म ऋतु को भी अपनी काव्य कुशलता से वर्षा ऋतु के समान बना दिया है। अब वर्षा ऋतु के संदर्भ में, ये तो था ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में, इसी का वर्णन वर्षा के संदर्भ में किया जा रहा है कि धरती और आकाश में वर्षा ऋतु आने के कारण चारों ओर दूर दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा है। घास और वृक्ष सभी का रंग कैसा हो गया है, हरा हो गया है। तीन तर बर सब ही को रूप हर्यो हुए। हर्यो से तात्पर्य हरा होना और ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में है हर लेना, यानी कि
उसका जो सही असली रंग है वह चले जाना, हर लेना। तो दोनों संदर्भ में ही कवि सेनापति ने अपनी चतुराई के द्वारा दोनों ही संदर्भ में इसका वर्णन कर दिया है। अगली लाइन में कहा गया है, वर्षा की भारी झड़ी लगी हुई है और भादों के मास में बिजली चमकने का प्रकाश होता चल रहा है। बादलों को छूकर जो ठंडी ठंडी पवन के स्पर्श के कारण शरीर को बड़ा ही सुख मिल रहा है। सभी लोग क्या कर रहे हैं? काठ की नावों से नदियों को पार करके आनंद ले रहे हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, यानी कि तरनी नाव को भी कहते हैं। तो नाव में बैठकर नदी का सुख पा रहे हैं। और ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में क्या है? नदी में बैठकर, ठंडे पानी में बैठकर वह सुख पा रहे हैं। तो दोनों ही संदर्भ में इसका तात्पर्य बताया गया है। सभी बादलों की शीतल छाया में रहना चाहते हैं। कवि सेनापति अपनी कविता की बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी चतुराई से भीषण ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु का रूप दे दिया है। तो बच्चों, इसमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? चमत्कार प्रदर्शन करने वाली। अब चमत्कार प्रदर्शन कैसे किया गया है कि ग्रीष्म के संदर्भ में भी इसकी व्याख्या की गई है और वर्षा के संदर्भ में भी इसकी व्याख्या की गई है। तो शैली चमत्कार प्रदर्शन वाली है और आपको भाषा वही लिखनी है। भाषा कौन सी? ब्रज भाषा। प्रभावशाली प्रयोग किया गया है भाषा का। और अलंकार आप इसमें से ढूंढ के लिखें जो अलंकार मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ये आप इसमें से ढूंढ के लिख सकते हैं। और छंद तो आपको पता ही है कौन सा छंद है इसमें? कवित्व छंद। ठीक है, तो ये आप इसके विशेष में लिख सकते हैं। अगला पद, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, नहीं सॉरी, इससे पहले एक और है, दामिनी दमक सूर्य चाप की चमक शाम घटा की झमक अति घोर घन घोर ते कोकिला का लापी कल कूजत है जित तित सिकर ते शीतल समीर के झकोरते। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु लाग्यो तर सावन विरह जोर जोरते। आयो सखी सावन मदन सर सावन लाग्यो है बर सावन सलील चहु ओरते। दामिनी यानी बादलों में चमकने वाली बिजली। सुर चाप से तात्पर्य इंद्रधनुष। कलापी यानी मोर। कल यानी मंद और मधुर। जित तित से तात्पर्य है इधर उधर। तरसावन यानी व्याकुल करना। विरह जूर से तात्पर्य विरह वेदना। सलील से तात्पर्य है जल। तो इसमें इस कवित्व के अंदर वर्षा ऋतु के सावन के महीने के जो दृश्य है उन दृश्यों का वर्णन किया गया है। और एक नारी अपनी दूसरी सखी से श्रावण माह की ऋतु का वर्णन करिए। श्रावण मास के महीने का जो दृश्य परिवर्तन होता है उन दृश्यों का वर्णन इसमें किया जा रहा है और अपने मन की दशा वह नारी इसमें बता रही है। तो क्या कहती है? देखो सखी, श्रावण मास के आने पर बादलों में बिजली चमकने लगी है। दामिनी दमक यानी कि बिजलियों की चमक। सूर्य चाप की चमक शाम। चारों तरफ घनघोर घटा छाने से कालीमा छा गई है, इसलिए बादलों को श्याम वर्ण का बताया गया है। आकाश में विविध रंगों वाला इंद्रधनुष भी अपनी छटा बिखेर रहा है। सूर्य चाप से तात्पर्य है इंद्रधनुष। चारों तरफ बिजलियां चमक रही है और सूर्य चाप की चमक साफ दिखाई दे रही है। काली काली घटा में बरसती हुई मंद मंद बूंदों की ध्वनि सुनाई दे रही है। घटा की झमक अति घोर घन घोरते, यानी कि चारों तरफ जो मंद मंद बूंदें गिर रही है वह बूंदों की ध्वनि भी
सुनाई दे रही है। कौन किससे कह रहा है? एक नारी अपनी दूसरी सखी से वर्णन कर रही है और कह रही है, और घने बादल डराने वाले गर्जन कर रहे हैं। कोयल और मोर मंद और मधुर स्वर में जहाँ तहाँ बोल रहे हैं। कोकिला यानी कोयल, कलापी यानी मोर। तो कोयल और मोर मंद मंद ध्वनि में मधुर स्वर में बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। कोकिला कलापी कल कुजत है जित तित। और घने बादल गर्जन कर रहे हैं। वर्षा की बूंदों से शीतल पवन के झोंके आ रहे और ठंडी ठंडी हवा शीतल समीर चल रही है। आगे वाली लाइन में क्या कहती है? सेनापति आवन कयो है मन भावन सु लाग्यो तरसावन विरह जुर जोरते। मेरे प्रिय ने मुझे आने का संदेश दिया है, अब तो उनसे मिलने के लिए मेरा वियोगी हृदय तरस रहा है। यानी कि वह अपने प्रिय से मिलना चाहती है और उसका जो वियोगी हृदय है वह तरस रहा है। हे सखी, देखो, मिलन की इच्छा जगाने वाला जो ये सावन का महीना है वह आ गया है और चारों ओर जल बरस रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन लग्यो है बरसावन सलील चहु औरते। यानी कि वह अपने विरह का वर्णन करती हुई इसमें अपनी सखी से बात कर रही है। तो बच्चों, इसके अंदर श्रृंगार रस का जो दूसरा पक्ष है, मैंने आपको पहले भी बताया था, श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग पक्ष और एक वियोग पक्ष। तो यहाँ वियोग पक्ष का वर्णन किया जा रहा है, यानी कि विरह व्यथा जहाँ भी हो वहाँ वियोग पक्ष आता है। तो आप विशेष के बिंदु में वही लिखेंगे। भाषा इसमें ब्रज है, प्रभावशाली है, वर्षा के दृश्यों का सुखद वर्णन किया गया है, प्रकृति के मनोभावों को उत्तेजित करने में यहाँ प्रयोग हुआ है, क्योंकि वह नारी अपनी विरह व्यथा अपनी सखी से कह रही है, और वियोग श्रृंगार रस की झलक दिखाई दे रही है। अनुप्रास अलंकार इसमें विद्यमान है। उदाहरण आप इसमें से ढूंढ के लिख सकते हैं, जैसे तीसरी लाइन में कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित। क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार इसमें विद्यमान है। अगला अंतिम पद है, सीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूर्य सिय राई के, हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, रही है गरम भौन कोनन में जाई के, धूम नैन बहे लोग आगे पर गिरे रहे, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। शीत यहाँ ठंड या शीत ऋतु के लिए कहा है। दल से तात्पर्य सेना, चढ़्यो यानी चढ़ाई कर दी है, आक्रमण कर दिया है। सियर आई से तात्पर्य ठिठुर जाना, ठंडा हो जाना। धूम यानी धुआं, भवन यानी भवन, और छतिया की छाह से तात्पर्य छाती की ओट में, और पाउक यानी आग। तो कवि सेनापति इसमें क्या कह रहे हैं? शीत ऋतु को शक्तिशाली सेना ने जग जीवन पर क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी है, इस तरह का माना है। अब शीत ऋतु ने जो चढ़ाई की है या जो भयंकर शीत ऋतु आ गई है, उसके कारण क्या हुआ है? निबल अनल, अनल किसका पर्याय है? अग्नि का पर्याय। अग्नि अपने आप को निबल मान रही है, कमज़ोर मान रही है, शक्तिहीन मान रही है। अब शक्तिहीन क्यों मान रही है? क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि जैसे सूर्य ठंडा पड़ गया हो। अब इन दोनों का प्रभाव लोगों की शीत से रक्षा नहीं कर पा रहा है। बर्फ़ जैसी ठंडी ठंडी पवन ही शीत की सेना के द्वारा बरसाए जा रहे भयंकर तीरों के समान लग रहे हैं। शीत के भय से बेचारी गर्मी घरों के कोनों में जा छिपी है। आग तापने वाले लोगों की आंखों से धुएं के कारण जल बह रहा है, और लोग ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? आग पर झुके जा रहे हैं।
जैसे इसमें कहा है, धूम नैन बहे लोग आगे पर गिरे रहे। नैनों से धुआं निकल रहा है और मानो आग पर गिरे जा रहे हैं, यानी कि आग उसको तापने लगते हैं और आग उनको अच्छी लगती है। आग के तनिक सा सुलगते ही लोग उससे तापने लगते हैं और इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आग को शीत से भयभीत जानकर लोगों ने उसे प्रचंड ठंड से बचाने के लिए हाथ फैलाकर अपनी छाती की ओट में छिपा लिया है। तो यहाँ इस पूरे पद में शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। शीत ऋतु के कारण सूर्य भी ठंडा प्रतीत हो गया है और सूर्य भी मानो शक्तिहीन हो गया है। अग्नि को भी यहाँ शक्तिहीन माना गया है। सभी लोग आग पर गिरे जा रहे हैं और इस दृश्य को देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आग को भी मानो शीत से भयभीत होने का डर है। तो इसमें भी विशेष में आप वही लिखेंगे, ब्रज भाषा का प्रयोग है और भयानक रस इसमें विद्यमान है। जैसे पहले पद में श्रृंगार रस का वियोग पक्ष था, उसी प्रकार इसमें भयानक रस की झलक दिखाई दे रही है, क्योंकि शीत के कारण सभी डर के अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। अनुप्रास अलंकार इसमें विद्यमान है। अनुप्रास वही वर्णों की आवृत्ति, उदाहरण आप इसमें से देख के कर सकते हैं, छांट सकते हैं। और शैली जो है वो शब्द चित्रात्मक है, यानी कि शीतकालीन दृश्यों का वर्णन किया गया है, तो शैली इसमें चित्रात्मक है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर और इसकी व्याख्या मैं भेज दूंगी आपको, तो आप अपनी कॉपी में कर लें। थैंक यू।